दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप मज़े में होंगे। हमारा ये भूगोल पे दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बातें की थी आप लोगों से भारत के भूगोल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, भारत का भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यात्मक प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। उन तथ्यात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम आज आपसे जुड़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो ये सवाल है दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा। क्या है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और श्रीनगर। ये चार शहरों के नाम दिए हुए हैं। तो कोलकाता दोस्तों भूमध्य रेखा से दूर है, और आपका जो ये है कोलकाता के बाद वाला शहर क्या है? ये विशाखापट्टनम। ये भूमध्य रेखा से सबसे ज्यादा नजदीक है। मुंबई दूर है, श्रीनगर तो बहुत दूर हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम के लिए आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको दोस्तों। अगला सवाल आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये है मन्नार की खाड़ी कहां पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपके पास गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिएगा इस सवाल को। मन्नार की खाड़ी कहां पे स्थित है? गुजरात में सवाल ही नहीं उठता, गुजरात में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तमिलनाडु के पूर्व में हो सकता है, केरल के पश्चिम में ना, कन्याकुमारी के दक्षिण में बिल्कुल नहीं। तो आप टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी पे दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व में। और आप जानते हैं कि भारत का जो मैप होता है वो इस तरह से है और यहाँ पे आपके पास श्रीलंका है। तमिलनाडु का पूरब किधर है? इधर। श्रीलंका का पश्चिम किधर है? वहीं पे। तो दोनों के बीच में ये मन्नार की खाड़ी स्थित है, तमिलनाडु के पूरब में और श्रीलंका के पश्चिम में। इस पे टिक मार दिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हम अगले सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका बड़ा ही आसान सा सवाल है। कच्छ के रण जामनगर में कतई नहीं, राजकोट जूनागढ़ में बिल्कुल नहीं, भुज और जामनगर में बिल्कुल नहीं, भावनगर और सूरत। गुजरात के दो जिले हैं, भावनगर और सूरत, और यहां पे खंभात की खाड़ी स्थित है दोस्तों। ठीक है, भावनगर एक इंडस्ट्रियल जिला है गुजरात का, जहां पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों। वहीं पे क्या है? ये खंभात की खाड़ी स्थित है दोस्तों। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं, और अगला सवाल आपका ये है भारत का मानक समय। व्हाट अ गुड क्वेश्चन। देखिए, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर और 86 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग 82.5 ईस्ट कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपका ये है दोस्तों, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करता है? यहां पे लिख लीजिए मानक। भारतीय मानक समय IST से 2.5 घंटा कम कर दीजिए, भारतीय मानक समय से 10 घंटे बढ़ा दीजिए, भारतीय मानक समय से 10 घंटे कम कर दीजिए, और भारतीय मानक समय से 2.5 घंटे आगे कर दीजिए दोस्तों। तो ध्यान दें आप लोग, भारतीय मानक समय से 2.5 घंटा आगे होता है किसका टाइम? हांगकांग का। हांगकांग का जो मानक समय है वो क्या है दोस्तों? भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 2.5 घंटे आगे। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दिया जाए। आगे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहां पे लिख लीजिए, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? किस शहर से गुजरती है दोस्तों? जयपुर से कतई नहीं, कोलकाता से बिल्कुल नहीं, अहमदाबाद से कतई नहीं, इलाहाबाद से गुजरती है दोस्तों। इलाहाबाद में कहां से गुजरती है? इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज पासिंग फ्रॉम इलाहाबाद नियर नैनी। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपका क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ईरान का मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये कठिन सवाल है और आपको बहुत सीरियस होकर के इसको समझना है।
इस सवाल में गणित भी है आपका, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी है दोस्तों, दोनों को मिला करके सवाल आपको समझना पड़ेगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। एक तथ्य मिला आपको, 5.5 घंटे आगे है कौन? भारत का टाइम किससे? GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से। और ईरान का मानक समय भारत के मानक समय से 2 घंटा पीछे है। वाओ, तो 2 घंटा इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, तो जो मिलेगा आपको 3.5 घंटा दोस्तों। ये 3.5 घंटा क्या हो जाएगा? ईरान का जो टाइम होगा वो पूरे विश्व के टाइम से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 3.5 घंटे आगे कहलाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि ईरान का मानक समय निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा कौन सी होगी, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या करेंगे आप लोग? 3.5 घंटा जो है दोस्तों, 3.5 घंटे को क्या करिएगा आप, मिनट में बदल डालिए। 3 घंटे में 180 मिनट होंगे, आधा घंटे में क्या होंगे दोस्तों, 30 को जोड़ दीजिए इसमें, तो हो जाएगा ये 210 मिनट। ठीक, 210 मिनट आगे है कौन? ईरान का टाइम। किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। करना क्या है आपको, आप जानते हैं कि एक देशांतर अगर आप पार करें तो 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो 210 मिनट के अंतर के लिए क्या करेंगे, 210 में 4 से भाग दिया जाएगा। 210 में 4 से भाग दिए कितना आएगा, 4 5 20, 4 दूनी की 8, 52.5 डिग्री। तो 52.5 डिग्री ईस्ट पे टिक मार दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए तैयार है। ऑप्शन ए आपका इंतजार कर रहा था कि आप उस पे टिक लगाएं। और अगले सवाल की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा है आपके स्क्रीन पे। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज निकलता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? आप जानते हैं दोस्तों, अरुणाचल क्या है, सौराष्ट्र क्या है, दोनों में क्या रिश्ता है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वी हिस्सा, मतलब पूरब में सबसे ज्यादा पूरब क्या हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गुजरात है। गुजरात का कौन सी जगह है, सौराष्ट्र, जो सबसे पश्चिम में है। तो अरुणाचल कहाँ है दोस्तों, आप जानते हैं, और गुजरात कहाँ है दोस्तों, ये भी आप जानते हैं। इधर देखिए, सपोज करिए कि भारत है, तो ये आपका अरुणाचल अगर यहाँ पे है तो गुजरात यहाँ पे दोस्तों। इनके बीच में एक लंबा सा गैप है, ठीक है। और इस लंबे गैप में टाइम बहुत बदल जाता है। अगर यहाँ पे सूरज निकलता है दोस्तों सुबह 6 बजे, तो यहाँ आते आते 8 बज जाएगा। 8 बजे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार दी दोस्तों। 8 बजे सवेरे, ये एग्जैक्ट टाइम होगा 7:56। लेकिन 7:56 क्योंकि विकल्प में नहीं है और उसके सबसे नजदीक विकल्प आपका 8 बजे है, तो 8 बजे पे टिक मार दिए। सुबह 8 बजे क्या होगा दोस्तों, सूरज देवता के दर्शन हो जाएंगे। कहां पे, सौराष्ट्र के लोगों को। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अगला सवाल, बेहतरीन सवाल दोस्तों। कोडाईकनाल कहां पे है दोस्तों? कोडाईकनाल आपका आता है पालनी की पहाड़ियों में। ये पालनी की पहाड़ियों में कोडाईकनाल स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार दीजिए। अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड है? बेहतरीन सवाल। कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों? लक्षद्वीप कतई नहीं, नाद्रिका बिल्कुल नहीं, म्यांमार बिल्कुल नहीं, रामेश्वरम सही उत्तर है। भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और ये क्या है दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपका स्थित है। रामेश्वरम क्या है, भारत का एक द्वीप है जो कहां पे स्थित है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडियन ओशन के बीच में। सियाचिन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपके घर में कोई अगर आर्मी में होगा दोस्तों तो आप सियाचिन का नाम सुनते होंगे, है ना। एक बार लाइफ में आपकी पोस्टिंग सियाचिन में जरूर होती है आर्मी वालों की। सियाचिन क्या है, साल भर, पूरे साल बर्फ से ढका हुआ जो होता है वो सियाचिन होता है दोस्तों। और सियाचिन कहां पे है, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। यही करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र कतई नहीं।
चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र बिल्कुल नहीं, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र कतई नहीं। आपका ऑप्शन है ए सटीक उत्तर है दोस्तों। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। हिमनद का मतलब ऐसी नदी जो हिम से बनी हुई है, हिम अर्थात बर्फ, तो बर्फ से बनी हुई नदी को हिम नदी कहते हैं। हिम नदी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में? ग्लेशियर। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वाह, देखिए पिंडारी ना, पिंडारी नहीं है दोस्तों, यमुनोत्री भी नहीं है, गंगोत्री भी नहीं है, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सवाल में बातचीत की है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है? वाह, भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन बहुत बड़ी सीमा नहीं है दोस्तों। ये पाकिस्तान के साथ भी लगती है चीन के साथ भी लगती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत जो सीमा शेयर करता है वो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? बेहतरीन सवाल दोस्तों, बेहतरीन सवाल। कैसे है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किस ऑप्शन पे जाए? राजस्थान सबसे बड़ी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब की सीमाएं राजस्थान के तुलना में छोटी हैं दोस्तों। तो अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे? देखिए ये रहा, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? व्हाट अ गुड क्वेश्चन। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता ही नहीं है, तो हरियाणा नहीं बनाता है, हिमाचल भी नहीं बना रहा है, फिर इस पे टिक नहीं मारना है आपको। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये आपका सटीक उत्तर है। गुजरात भी सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, पंजाब और राजस्थान भी बनाते हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप बी पे टिक मारिएगा, ये बी लिखा हुआ है, इसको कृपया आप बी पढ़ें। ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात बनाता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है। दोस्तों पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो यहां भी करेगा। अगले सवाल पे ले चलूं आपको, देखिए अगला सवाल ये है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? आप जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का 200 वर्ष तक गुलाम रहा था। उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश हुआ करते थे। भारत और अफगानिस्तान हमारे साथ बहुत बड़ी सीमा शेयर कर रहा था उस समय, और अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा थी उसे कहते थे डूरंड रेखा। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तब यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई है। आप किस पे टिक लगाएंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा सीमा बनाती है दोस्तों। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कहा जा रहा है? भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वो कहलाती थी। तो भारत का विभाजन पाकिस्तान के साथ हुआ है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है दोस्तों उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी पे चले आइए। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को बनाती है दोस्तों। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जिस आदमी ने किया था वो कौन साहब थे? वो थे मिस्टर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए कैसी बात है? अच्छी बात है कि शर्म की बात है? उसको हम लोग सर कह के बुला रहे हैं उस आदमी को जिसने हमें बांट दिया। सोचिए हम लोग कहां पे चल रहे हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल हमारा क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। अच्छा सवाल है। भारत की चीन से सीमा पे अक्सर विवाद होता है दोस्तों। डूरंड रेखा नहीं हो सकता, लाल रेखा नहीं हो सकता, रेड क्लिफ रेखा नहीं हो सकता। ये क्या है? मैक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा बनाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं। अगला सवाल क्या है आपका? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? आप जानते हैं अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक, उसमें ढेर सारे द्वीप हैं। कैसे हैं? ये आकार में छोटे हैं, सभी प्रवाल उद्गम के हैं। कहाँ? वहां अति शुष्क जलवायु है, विमुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पे टिक मार दिया जाए दोस्तों, सोच के बताइए।
ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जायंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में फेमस हो गया है? देखिए, गोवा नहीं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं, उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा का जो समुद्र तट का एरिया है वहां पे कछुए रहते हैं आजकल। कौन से कछुए रहते हैं? अमेरिका के जायंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुए। ये कहां पे रहते हैं? उड़ीसा के समुद्र तटीय एरिया में रहते हैं। उनके लिए एक रिजर्व प्लेस है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? बेहतरीन सवाल। आराम से देखिएगा। 7,500 किलोमीटर, 5,900, 7,161 ना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 7,500 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बेहतरीन सवाल। देखिए, भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है, पूर्वी मतलब क्या होता है? जिधर बंगाल की खाड़ी है उधर ये वाला समुद्र तट क्या है और ये वाला समुद्र तट क्या है दोस्तों? ठीक है, इसको आप लोग पूर्वी घाट, इसको पश्चिमी घाट ऐसे कहते थे ना, तो इसका कुछ और भी नाम रखा गया है और इसका भी कुछ नाम है। यहाँ पे बंबई है, बंबई के बगल में गोवा है, इसको कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं इस तट को? कोंकण तट। और ये वाला जो तट है दोस्तों, कोरोमंडल तट। क्या होता है ये? कोरोमंडल तट। और अगर आप अपने आसपास की घटनाओं से जुड़े हुए हैं तो कोरोमंडल भी चर्चा में रहा है दोस्तों। किस लिए? कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उड़ीसा के बालेश्वर में, तो कोरोमंडल का नाम लोगों ने खूब सुना होगा। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? ये यहाँ पे है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के साथ जो सीमा शेयर होती है वो क्या है आपका? कोरोमंडल तट। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहिएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? जल क्षेत्र सीमा, जल क्षेत्र मतलब भारत की जो समुद्र में सीमा है दोस्तों, वो कहां से कहां तक फैली हुई है? तो ये जो भारत है दोस्तों, इसमें इधर इधर कहीं भी चले जाएंगे, 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील तक भारत की सीमा रेखा फैली हुई है। और हम लोग अगले सवाल पे आपको ले चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। कच्छ का भूदृश्य कैसा है? आराम से देखिएगा, कच्छ का भूदृश्य कैसा है? निम्नस्थ समतल बालुकामय मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, केवल बालू, केवल पहाड़ ना। ये है निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। वहां पे बालुकामय मैदान है दोस्तों, बालू जैसे मैदान, और जमीन क्या है? थोड़ी नीची है और समतल है। ये है कच्छ का भूदृश्य। हम लोग अगले सवाल पे ले चलते हैं आपका। अगला सवाल क्या रहेगा आपका? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं मालूम है आपको? किसी पार्क में मिलते होंगे। उस पार्क का नाम जानते हैं आप लोग? महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर, नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जहां पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये देखिए, यह पश्चिमी घाट है, ये आपका, ये पूर्वी घाट है। दोनों की मुलाकात कहाँ होती है दोस्तों? तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु और केरल के बीच में। ये यहाँ पे आपका जो पश्चिमी घाट है वो आकर के पूर्वी घाट में मिल जाता है। अगले सवाल पे हम लोग ले चलते हैं आपको। अगला सवाल कहाँ पे है? गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं? बेहतरीन सवाल। सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अच्छा सवाल है, सीरियस हो जाइए। सतपुड़ा नहीं हो सकता, हिमालय नहीं हो सकता, पश्चिमी घाट नहीं हो सकता। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है दोस्तों। गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो किसका भाग है? ये पूर्वी घाट का भाग है। टिक मार दिया ऑप्शन नंबर डी पे। गलत नहीं करिएगा इम्तिहान में। मड आइलैंड का निकटतम शहर क्या है? बेहतरीन सवाल, और आज के सेशन का ये हमारा आखिरी सवाल होगा। मड आइलैंड का निकटतम शहर है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर नहीं होगा, चेन्नई नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, मुंबई होगा दोस्तों। मुंबई पे टिक मार दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। हमारी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी, लेकिन एक बात हम आपसे कहना तो भूल ही गए थे। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक पहुंचता रहे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठाएं। आप लोग अपनी परीक्षाओं में कामयाब हों, इसी शुभ कामना के साथ अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए।
नमस्कार।